अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आज 31 मार्च को लॉ गेट का स्टूडेंट्स का टेस्ट था। कुछ स्टूडेंट्स के बकौल बहुत ही हार्ड और टफेस्ट टेस्ट था और कुछ स्टूडेंट्स के बकौल बहुत ही ईजीएस्ट टेस्ट था। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि टेस्ट आपके लिए तब मुश्किल बनता है कि जब आप पढ़ के नहीं जाते। जब डेफिनेटली बात है कि आप बैरेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे, गो थ्रू करके जाएंगे, तो आपके लिए टेस्ट बहुत ही आसान होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स रिलाय करते इस चीज़ पर हैं कि कोई सिर्फ और सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दे और हम उसी से जाके लॉ गेट टेस्ट क्रैक कर जाएं, तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं, वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि गलत हों, 2 से 3 सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि लॉ गेट के अंदर ना आए हों। तो फिर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ये हरगिज़ ना कहिएगा कि सर ये तो सवाल आया ही नहीं था, ये सवाल आया था या नहीं आया था, क्योंकि मैंने खुद 31 मार्च वाला लॉ गेट नहीं दिया, मैंने स्टूडेंट से ही ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। ठीक है, अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि जो लॉ गेट का सिलेबस है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें कितना पोर्शन है, उसका 10 मार्क्स का पोर्शन है। अब 10 मार्क्स में से सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है, द स्टेट डैश इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड द ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये आर्टिकल नंबर 3 से क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके अंदर ऑप्शंस में आ जाता है फिर मे, शल या फिर मस्ट। तो इसके अंदर वर्ड यूज़ किया गया, द स्टेट शल इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कि एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन करेगी, स्टेट की जिम्मेदारी है। तो वर्ड क्या यूज़ किया गया, शल का वर्ड। फिर सेकंड हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 8 का सब क्लास 2। अब आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आर्टिकल 8 का सब क्लास 2 भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही बात करेगा। द स्टेट शल नॉट, वर्ड क्या है, द स्टेट शल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्राइग्ड और इनकॉन्सिस्टेंट विद द राइट conferred by this chapter to the extent of inconsistency बी डैश। तो उसके अंदर वर्ड यूज़ किया जाएगा वाइड, कि अगर कोई भी कानून ऐसा बनाया जाए जो कि खिलाफ वर्जी करे, किसकी, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करे, तो फिर वो क्या होगा, वो कानून सिरे से ही एब इनिशियो वाइड होगा। तो यहाँ पर वर्ड के यूज़ किया जाएगा वाइड का वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 14 सब क्लास 1, द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ एंड प्राइवेसी ऑफ होम डैश शल बी इनवायलेटेबल। इसका जो है करेक्ट आंसर क्या है, शल बी इनवायलेटेबल। फिर आ जाए आर्टिकल नंबर 11 का सब क्लास 3। आर्टिकल 11 का सब क्लास 3 किस चीज़ के बारे में बात करता है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ डैश ईयर्स। कितने, ये मैंने लास्ट टाइम भी क्लियर करवाया था कि चाइल्ड कितने साल से कम का, 14 ईयर्स से कम का बच्चा किसी भी जो है फैक्ट्री में, माइन में, हेडरेज एम्प्लॉयमेंट में काम हरगिज़ नहीं कर सकता। ये वायलेशन है, किसकी वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। फिर आ जाए आर्टिकल नंबर 27 की तरफ, नो सिटीजन अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान डैश डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच अपॉइंटमेंट ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजन सेक्स। की बुनियाद पर किसी को ये नहीं कहा जा सकता आप मर्द हो, आप औरत हो, या आप जो है किसी और रिलीजन के हो, तो आपको हम ये पर्टिकुलर जो है हमारे पास सीट है किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो वो हम आपको नहीं देंगे। तो इसके लिए वर्ड क्या यूज जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास आंसर्स हैं, आंसर्स के अंदर करेक्ट आंसर है शल बी का वर्ड। फिर नेक्स्ट आर्टिकल ओपन करें, आर्टिकल नंबर 36, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। अब ये है, हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर वर्ड यूज़ किया जाएगा, द स्टेट शल सेफगार्ड एंड लेजिटिमेट राइट्स। लेजिटिमेट राइट्स का वर्ड है और एक शल का वर्ड है। एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इंक्लूडिंग देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मतलब कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करेगी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी के लिए काम करेगी। आर्टिकल 51 सब क्लास 2 का डी, नेशनल असेंबली की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन। ही इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड का वर्ड यहाँ पर ठीक होगा। फिर आ जाए आप ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली की तरफ, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 की तरफ जाने से पहले एक और भी सवाल है कि जो हमारे पास ओथ लिए जाते हैं किसी के भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे फिर वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे फिर वो किसका हो, आपके गवर्नर्स का हो, तो इससे रिगार्डिंग भी एक सवाल आ चुका है। तो वो किस शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल 3 के अंदर है। फिर आ जाएगा आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या बात करता है, द वायलेशन, द नेशनल असेंबली शल अनलेस sooner dissolve continue for the term of dash years
फ्रॉम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड शल एक्सटेंड डिजॉल्व एक्सपायरेशन ऑफ इट्स टर्म। तो उसका जो टर्म ड्यूरेशन है वो कितना है, 5 ईयर्स का टर्म है। फिर आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 179। आर्टिकल 179 बात करता है रिटायरिंग एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो रिटायरिंग एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी एज है, 65। 65 इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाए 194। 194 किस चीज़ के बारे में, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शल मेक बिफोर द गवर्नर एनी जज बिफोर शल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस। तो जब भी कोई जो है रिटायरिंग एज की तरफ जाएगा या फिर जो है कोई ओथ लेगा तो किसके सामने लेगा, चीफ जस्टिस लेगा हाई कोर्ट के जज के सामने, और जो हमारे पास जज होगा वो लेगा चीफ जस्टिस के सामने। फिर नेक्स्ट आ जाए, आप सीपीसी का पोर्शन ओपन करें। सीपीसी के अंदर ऑर्डर 39 रूल 5। ऑर्डर 39 किस चीज़ से रिगार्डिंग है, इंजंक्शंस के बारे में, हुक्म इम्तनाई आर्जी और दवामी। इंजंक्शंस के बारे में ऑर्डर 39 रूल 5 को जब आप ओपन करेंगे, द इंजंक्शंस डायरेक्टेड, जो कि डायरेक्टरी इंजंक्शंस के बारे में बात कर रहा है, टू द कॉरपोरेशन इज़ बाइंडिंग नॉट ओनली अपॉन द कॉरपोरेशन। जो जब भी इंजंक्शंस ग्रांट किए जाते हैं किसी भी कॉरपोरेशन को, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर जो है कॉरपोरेशन को बाइंड नहीं करते, बल्कि उसके जितने भी मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको भी बाइंड करते हैं। फिर इसी के रूल 8 की तरफ, सब क्लास 2 की तरफ आए। द एप्लीकेशन बाय द डिफेंडेंट फॉर द लाइक ऑर्डर मे बी मेक आफ्टर द नोटिस टू द प्लेंटिफ बाय एनी टाइम आफ्टर अपीयरेंस। तो यहाँ पर वर्ड क्या है, मे बी का वर्ड, तो मे बी का वर्ड को टिक कर दें। उसके बाद ऑर्डर 43 रूल 1 सब क्लास 2, एन ऑर्डर अनलेस ऑर्डर रूल 10। ऑर्डर 43 किस के बारे में, अपीलेट ऑर्डर्स के बारे में, अपीलेट ऑर्डर्स के बारे में टिक कर दें। अब अपीलेट ऑर्डर्स के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ से एक सवाल लाजमी आएगा और यहाँ से ही एक सवाल आया, ज़रूरी नहीं डब्ल्यू से गया है, लेकिन इस पूरे ऑर्डर से एक सवाल आया। वो क्या बात करता है, वो करता है कि जब भी जो ऑर्डर पास किया जाएगा रूल 10 ऑर्डर 8 के बारे में, जो कि इस चीज़ के बारे में, जजमेंट अगेंस्ट अ पार्टी, तो ये जजमेंट अगेंस्ट अ पार्टी, ये इसका आंसर था। ऑर्डर 41 रूल 3 सब क्लास 2, वेयर द कोर्ट रिजेक्ट्स एनी मेमोरेंडम इट शल रिकॉर्ड रीजंस ऑफ सच रिजेक्शन। जब भी कोई जब भी कोई कोर्ट क्या करेगी, रिजेक्शन दे देगी, तो उसका रीज़न भी बताएगी कि किस वजह से उसने जो है उसको रिजेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर 41 रूल 29। ऑर्डर 41 रूल 29 किस चीज़ के बारे में, वेयर एडिशनल एविडेंस इज डायरेक्टेड, ये प्रीवियसली भी सवाल आ चुका है। जब भी कोई एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा, टू बी टेकन बाय द अपीलेट कोर्ट शल स्पेसिफाई द पॉइंट टू विच एविडेंस इज टू बी कन्फाइंड। मतलब वो पॉइंट भी बताएगा किस पॉइंटेशन पर किस पॉइंटेशन पर एविडेंस कॉल किया जा रहा है और रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रोसीडिंग सो स्पेसिफाइड, प्रोसीडिंग को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑर्डर 1 ओपन करें रूल 2। ऑर्डर 1 रूल 2 किस चीज़ के बारे में बात करता है, वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट डेट एनी जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ, एनी जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ, ठीक है, पार्टीज टू सूट की बात कर रहे हैं। जॉइंडर ऑफ द प्लेंटिफ मे एम्बेंस और डिले द ट्रायल द सूट, द कोर्ट मे, वर्ड क्या यूज़ किया, मे इसका करेक्ट आंसर है। पुट द प्लेंटिफ टू देयर इलेक्शन और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। तो कोर्ट क्या कर सकती है, सेपरेट ट्रायल की तरफ भी जा सकती है कि आप क्या करें, आप सेपरेट ट्रायल की तरफ आ जाएं। उसके बाद ऑर्डर 7 रूल 8। ऑर्डर 7 रूल 8 किस चीज़ की बात करता है, वेयर द प्लेंटिफ सीक्स रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट क्लेम्स। जब प्लेंटिफ क्या कर रहा है, सेवरल डिस्टिंक्ट क्लेम्स, बहुत सारे काज ऑफ एक्शन है, बहुत सारे काजेज ऑफ एक्शन है और रिलीफ क्लेम्स हैं, फाइंड इट अपॉन द सेपरेट और डिस्टिंक्ट ग्राउंड एंड शल बी स्टेटेड, वर्ड क्या है, शल बी स्टेटेड इज फॉर मे बी सेपरेटली और डिस्टिंक्टली, तो वो सेपरेटली भी कर सकता है, डिस्टिंक्टली भी कर सकता है। उसके बाद आ जाए ऑर्डर 8 रूल 6 सेट ऑफ की बात करता है, किस चीज़ की बात करता है, सेट ऑफ का। The rule relating to the written statement by the defendant apply with the written statement in answer to a claim of set off। तो किस चीज़ की बात करेगा, claim of set off की बात करेगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 5। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लासेस किया है। फॉरेन कोर्ट के बारे में सवाल आया कि फॉरेन कोर्ट क्या है, मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जो आपका सेक्शन 75 बड़ा ही फेवरेट सवाल है इसका, कमीशंस के बारे में अक्सर पूछ लेता है, कमीशंस कब कब अपॉइंट की जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस, तो उसके अंदर जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस के अंदर करेक्ट आंसर क्या था, टू मेक द लोकल इन्वेस्टिगेशन। फिर आ जाएं आप लीगल एथिक्स की तरफ। लीगल एथिक्स के अंदर सबसे पहला जो सवाल है रूल 134 से, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड इट ऑल टाइम्स द डिग्निटी ऑफ हायर स्टैंडर्ड, कि अपने हायर स्टैंडर्ड्स को, डिग्निटी को वो अपहोल्ड करेगा। फिर आ जाएगा 137, एन एडवोकेट डैश शल नॉट
इन एब्सेंस ऑफ अपोजिट काउंसिल कम्युनिकेट आर्ग्यू बिफोर जज एक्सेप्ट इन ओपन कोर्ट। ये एडवोकेट जो है ओपन कोर्ट से हटके पर्सनली जज के सामने अपियर हो ही नहीं सकता, उससे डिस्कशन कर ही नहीं सकता। शल नॉट का वर्ड की यूज़ किया गया है इन एब्सेंस ऑफ एडवर्स एडवोकेट। उसके बाद रूल 141 क्या बात करता है, नो डिवीजन ऑफ फीस विथ एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विस इन प्रॉपर। कोई भी जो है डिवीजन ऑफ फीस हो ही नहीं सकती। मैंने आपको पहले भी बताया कि लीगल एथिक्स क्या है, जो प्रैक्टिस कोर्ट की नहीं है वो लीगल एथिक्स के अंदर है। उसके बाद 147 क्या बात करता है, द एडवोकेट डैश एडवोकेट शल नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट विदाउट फर्स्ट डिस्क्लोजिंग हिज रिलेशन टू द अपोजिट काउंसिल। सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने क्लाइंट को बताएगा कि अपोजिट काउंसिल में मेरा कोई भाई तो नहीं है, मेरी कोई सिस्टर तो नहीं है, मेरा कोई जो है ब्रदर इन लॉ तो नहीं है जिस पर आप केस करने जा रहे हैं। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, मैं उसका साथ दे जाऊँ। उसके बाद 150 क्या कहता है, एन एडवोकेट शल नॉट कमिंगल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट विथ हिज ओन। क्या नहीं करेगा, एडवोकेट कभी भी क्लाइंट की प्रॉपर्टी के साथ कमिंगल नहीं कर सकता, मिक्सअप नहीं कर सकता। 151 एन एडवोकेट शल नॉट एडवाइज कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस द केस। कभी भी वो जो है एडवाइस कर ही नहीं सकता प्रोसिक्यूशन को की तरफ या कमेंसमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ। शल नॉट का वर्ड यूज। 163 द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट इंगेजेस द पब्लिक प्रोसिक्यूशन इज़ नॉट कन्विक्ट बट टू सी द जस्टिस इज डन। ये नहीं है एडवोकेट की ड्यूटी कि वो ये देखे कि अगले को सज़ा आ जाए, बस सज़ा आ जानी, ये देखे कि जस्टिस इज डन, कि आया कि इंसाफ की फरहमी हुई है या नहीं हुई, लेकिन प्रैक्टिस कुछ और है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू अपीयर इन कोर्ट व्हेन द मैटर इज कॉल्ड एंड पॉसिबल टू मेक सेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। तो इसका आंसर क्या था, सेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। 175 बी लास्ट आंसर है, नो वायलेशन ऑफ द प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इक्वेंट mentioned in this chapter by the advocate shall be। तो वर्ड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है shall be deemed to be professional misconduct। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहा जाएगा उसको अगर कोई शख्स क्या करता है, इस पूरे के पूरे चैप्टर की खिलाफ वर्जी करता है। तो अब आ जाए QSO कानून शहादत ऑर्डर, जिसके 20 मार्क्स थे। सबसे पहले आर्टिकल 6 आया, नो वन शल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस अफेयर्स ऑफ द स्टेट अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड। अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में कोई भी जो है क्या नहीं कर सकता, डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसको। 31 सब क्लास 1 एडमिशंस के बारे में, एडमिशंस के बारे में क्या सवाल आया, स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय हिज एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regards where the circumstances of the case expressly or impliedly authorized by him। तो जब भी क्या होगा, जब भी कोई स्टेटमेंट दी जाएगी पार्टी या फिर पार्टी टू हिज एजेंट्स के ज़रिए से, तो वो क्या होगी, वो एडमिशंस कहलाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल 25 सूट्स फॉर डैमेजेस। डैमेजेस को जब भी आप क्लेम करेंगे तो इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट। कोर्ट क्या करेगी, अमाउंट चेक करेगी कि इसकी डैमेजेस कितनी बनती है, इसकी रेपुटेशन कितनी है, तो वो क्या होगा, वो रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, वो रेलेवेंट है। उसके बाद एनी फैक्ट इज रेलेवेंट विच शोज कंस्टिट्यूट मोटिव प्रिपरेशन फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो इसका आंसर क्या है, रेलेवेंट। कोई भी चीज़ जब फैक्ट इन इशू को शो करे, रेलेवेंट फैक्ट को शो करे, या फिर जो है प्रीवियस मोटिव प्रिपरेशन को शो करे, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका रेलेवेंट। उसके बाद आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 किस चीज़ के बारे में डील करता है, जल्दी जल्दी करें, वाइंड अप करना है हमें। उसके बाद एडमिशंस एक्ट्स एज स्टॉपल। एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड बट दे मे ऑपरेट। वर्ड क्या यूज़ किया गया, दे मे, यहाँ पर वर्ड मे का आंसर है। उसके बाद ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन, आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 किस चीज़ के बारे में था, आर्टिकल 65 था 59 से लेके 65 था आपका ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। आर्टिकल 65 ने ये बात की थी कि ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन, जिस वजूहात पर आप जो है ओपिनियन दे रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका रेलेवेंट होगा। ओरल एविडेंस के बारे में आर्टिकल 70 से सवाल आया कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। यहाँ पर वर्ड क्या है, मस्ट बी। ठीक है, तो मस्ट बी इसका करेक्ट आंसर था, शल भी नहीं था, मे भी नहीं था। उसके बाद आर्टिकल 76 सब क्लास ई, वेन द ओरिजिनल ऑफ सच अ नेचर इज़ नॉट टू बी इजीली मूवेबल। मतलब कब आप जो है क्या देंगे, 76 की तरफ कब बढ़ेंगे, सेकेंडरी एविडेंस की तरफ कब जाएंगे, जब आपका ओरिजिनल मूवेबल ना हो, जब उसको बल्कि हो इन नेचर हो और आप उसको मूव ही नहीं कर सकते, तो आप जो है सेकेंडरी की तरफ मूव करेंगे। 74 का सब क्लास ए इलस्ट्रेशन के 2 सवाल आए कानून शहादत ऑर्डर की तरफ से। द फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट थ्रो टू और हैव बीन कंपेयर्ड प्रूफ डेट द थिंग वाज ओरिजिनल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, ओरिजिनल। फोटोग्राफ हो, ओरिजिनल हो, सेकेंडरी एविडेंस हो। सेकेंडरी एविडेंस
ऑफ इट्स कंटेंट थ्रो द टू, मतलब जब आप कंपेयर करेंगे ओरिजिनल से और फोटोकॉपी से तो फिर क्या होगा, फिर ही आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल की फोटोकॉपी है या नहीं है। 80 आर्टिकल 80 ओपन करें। इफ़ नो सच अटेस्टिंग विटनेसेस कैन बी फाउंड, जब भी अटेस्टिंग विटनेसेस फाउंड ना किए जाएं तो अजम्पशन क्या है कि क्या वो अटेस्टेड विटनेस जो है या तो उसकी डेथ हो चुकी है या फिर वो गुम हो चुका है। 86 का सब क्लास 6, 86 का सब क्लास 6 क्या कहता है, सर्टिफिकेट डिपॉजिटेड इन अ परसुएंस ऑफ एन प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। उसके बाद 102 का सब क्लास ई जो क्या कहता है, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। A gives B receipt of money paid by B, oral evidence is of payment, the evidence is admissible inadmissible, कि जब भी A क्या करता है, एक रिसिप्ट देता है मिस्टर बी को, A क्या करता है मिस्टर बी को एक रिसिप्ट देता है कि आप क्या करें, आप जो है उस रिसिप्ट के ज़रिए से ओरल एविडेंस की गवाही दें, तो क्या ये एडमिसिबल है या इनएडमिसिबल है। जब रिसिप्ट के ऊपर बात की जा रही है तो वो एडमिसिबल है। 119 आर्टिकल 119 क्या कहता है, द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज अपॉन हु विशेज द कोर्ट टू गिव एग्जिस्टेंस ऑफ दैट फैक्ट। जब भी आप क्या करते हैं, आप जो है गवाही देने जा रहे हैं, जब भी आप जो है प्रूफ देने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोर्ट मेरे हक में गवाही दे, तो सबूत 12 सबूत भी किस पर होगा, 12 सबूत भी आपके ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 130 क्या कहता है, द ऑर्डर विच द विटनेसेस आर प्रोड्यूस एग्जामिनेशन। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, जब भी ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन को देखा जाएगा तो शल बी रेगुलेटेड, वर्ड क्या यूज़ किया गया, शल बी रेगुलेटेड बाय लॉ या फिर प्रैक्टिस, जो भी कोर्ट की प्रैक्टिस होगी उसके ज़रिए से होगा या फिर बाय लॉ, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 137 सब क्लास 2, द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चंस एज टू मैटर विच इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, परमिट करेगी लीडिंग क्वेश्चंस को, शल का वर्ड यूज़ किया गया, तो इसका आंसर क्या है, शल। उसके बाद आर्टिकल 153 से भी एक सवाल आया है, उसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि शफल्ड क्वेश्चंस थे और जो कुछ स्टूडेंट्स ने जो है मुझे पहुँचाए, तो उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपके सामने रखा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इन क्वेश्चंस में से ये देखना है, नियर अबाउट कोई 50 to 55 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपने ये देखना है कि आया कि आपने उन 50 में से 30 to 40 क्वेश्चंस ठीक किए हैं या नहीं किए। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे कि आपका CRPC है, PPC है, इंटरनेशनल लॉ है, जुरिस्प्रूडेंस है, और इससे हट के हमारे पास थोड़ा और जो है आपका सिलेबस आ जाता है लीडिंग केसेस का, तो वो जो पोर्शन है इंशाल्लाह अगर उसके भी क्वेश्चंस मुझे मिल जाते हैं तो वो भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ में डिलीवर कर दूँगा। बाकी रही बात ये कि पेपर इजी था, टफ़ था, पेपर एज़ पर द बैरक था, जिसने बैरक पढ़ा था, जिसने बैरक को समझा था, उसी ने जो है टेस्ट को कवर किया, और जिसने बैरक को नहीं समझा उसके लिए टेस्ट डेफिनेट सी बात है बहुत ही मुश्किल रहा होगा। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।